अभी तक हमने इंडियन पॉलिटी और साइंस एंड टेक की प्री मेंस और इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी कवर कर लिया। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कि इंडियन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी बेसिकली किस तरीके से कवर करनी है, माइक्रो इकोनॉमी से कितने सवाल आते हैं, मैक्रो इकोनॉमी की क्या इंपॉर्टेंस है, प्री मेंस इंटरव्यू किस तरीके से निकाला जा सकता है और पिछले कुछ सालों में इकोनॉमी का क्या ट्रेंड रहा है। सारी बातें इकोनॉमिक्स रिलेटेड इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी वीडियो में करेंगे, प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मुदत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। सिंपली मेरा नाम डालना और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। अनअकैडमी पे 27 अक्टूबर से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में, जिसमें AIR 13 गौरव बुधानिया का भी बैच शुरू होगा, जो एस्से, स्ट्रैटेजी और आंसर राइटिंग कवर करेंगे 27 अक्टूबर से बायलिंगुअल भाषा में। मतलब कि आप में से जो लोग इंग्लिश और हिंदी के एस्पिरेंट्स हैं, आपको AIR 13 गौरव बुधानिया से पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ के साथ संडे को सुबह 11 बजे हमारा मेगा कॉम्बैट होगा, जिसमें 1 घंटे का क्विज होगा और क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपका स्कोर अच्छा आता है तो अनअकैडमी की साइड से स्कॉलरशिप मिलेगा। इसी के साथ अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का ऑप्शनल के साथ, तो you'll get 35% डिस्काउंट, 25% कॉम्बो का और 10% रेफरल कोड यूज करके। बाकी बैचेस तो शुरू हो ही रहे हैं 1 साल 2 साल के। डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी फॉर लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। लेट्स क्रैक इट। तो हमने सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप ऑलरेडी देखा हुआ है कि पॉलिटी से 19 क्वेश्चन, एनालिसिस देख लिया, साइंस एंड टेक के 11 क्वेश्चन देख लिया। इस बार 2021 के प्रीलिम्स में इकोनॉमी से हमारे को 14 सवाल देखने को मिलते हैं, 14 क्वेश्चंस। कहां से आए थे 14 सवाल और क्या इनका एनालिसिस है, एक एक करके देखेंगे, इंक्लूडिंग मेंस 2020 के सवाल। अगर इकोनॉमी के पिछले 5 साल के ट्रेंड की बात करें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो 2017 में 29 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 1/3 पेपर इकोनॉमी से बनता है। उसके बाद 2018 में 25 क्वेश्चन, 2019 में दोबारा 28 क्वेश्चन, 2020 में 23 क्वेश्चन और इस बार सिर्फ 14 क्वेश्चन थे इंडियन इकोनॉमी से। मतलब कि इस बार सडनली यूपीएससी ने अनप्रिडिक्टेबल होते हुए इकोनॉमी की वेटेज को प्रीलिम्स में काफी कम कर दिया। अब इसका मतलब यह नहीं है कि इकोनॉमी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहा और ये अब गिरता ही रहेगा, अगली बार 2 सवाल आएंगे। नहीं, हो सकता है अगली बार फिर से 29 आ जाए, हो सकता है अगली बार फिर से 14 आ जाए। तो हमारे को स्पेक्यूलेट नहीं करना है कि कितने सवाल निकलेंगे, हमारे को पिछले ट्रेंड से आने वाले साल की स्ट्रैटेजी बनानी है। इकोनॉमी में ओवरऑल अगर 5 साल का एवरेज लें तो एवरेज पे 24 सवाल निकलते हैं पिछले 5 साल में। मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 48 मार्क्स निकलते हैं हमारे इकोनॉमी से। यहां पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एस्पिरेंट बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने में काफी ज्यादा टाइम लगाते हैं, लेकिन पिछले 1-2 साल से हमारे को ये देखने को मिलता है कि बजट इकोनॉमिक सर्वे से प्रीलिम्स में तो कोई सवाल नहीं निकलता। हाँ, मेंस में इनकी यूटिलिटी काफी हाई है, मुख्य परीक्षा और निबंध में इनकी यूटिलिटी काफी ज्यादा है। प्रीलिम्स में पिछले 2-3 साल से बजट इकोनॉमिक सर्वे से कोई ज्यादा सवाल नहीं निकले हैं। तो मतलब कि एस्पिरेंट जो बजट इकोनॉमिक सर्वे में टाइम लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में उनको उसका पूर्ण जो बेनिफिट है वो नहीं मिल रहा है। एनीवेज, बजट इकोनॉमिक सर्वे स्किप तो नहीं कर सकते। क्या सोल्यूशन निकलेगा देखेंगे अभी आगे। इस बार के अगर 14 क्वेश्चंस की बात करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, बट मोस्टली इस बार के जो सवाल थे वो एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर से डोमिनेटेड थे। एज यूजुअल, कोई भी कमर्शियल किताब जो भी मार्केट में आती हैं अलग अलग पब्लिकेशंस की, किसी की कोई खास यूटिलिटी यहाँ पे नहीं निकल के आती। सबसे पहले अगर सवाल देखें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कि जो गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ही इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। Certain provisions in the Constitution of India give central government the right to issue directions to the RBI in public interest. RBI governor draws his power from the RBI Act. हमारे को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। आंसर है कि इसका स्टेटमेंट जो ऑप्शन है सी, दैट इज करेक्ट। मतलब कि RBI Act 1934 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नर्स को अपॉइंट करती है, डायरेक्शंस देती है, और गवर्नर की पावर भी इसी एक्ट में दी हुई है। इसका ट्रिगर यह था कि इंडियन एक्सप्रेस में अगर हम देखें ध्यान से, रिसेंटली 2021 में, मई 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर को अपॉइंट करा था, जिस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी आरबीआई के ऊपर पावर्स और डेप्यूटी गवर्नर न्यूज में रहे थे। खैर, ये पूरा क्वेश्चन जो है ये अखबार से तो नहीं सॉल्व होता, क्योंकि अखबार में सिर्फ ये दिया हुआ था कि किसको डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट करा गया है। लेकिन मैंने आपको ये बात पॉलिटी में बताई थी कि यूपीएससी के कुछ फेवरेट एक्ट्स और बिल्स होते हैं। पॉलिटी में हमने देखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और ये सारे के सारे जो कानून हैं जो न्यूज़ में रहते हैं या जो एवरग्रीन लॉज हैं, वो यूपीएससी के फेवरेट कानून है। उसी तरीके से इकोनॉमी में आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये दो ऐसे कानून हैं जो आरबीआई के ऑल टाइम फेवरेट कानून है, और इसमें से आपको काफ़ी सवाल देखने को मिलेंगे।
तो आपको क्या करना है सबसे पहले कि इन दोनों कानूनों की इंटरनेट पर से समरी ढूंढ के उसे आपको खत्म कर लेना है, क्योंकि आरबीआई इनमें से यूपीएससी इनमें से काफी सवाल पूछता है। आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अगला सवाल सीधा सीधा 12th क्लास की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब है उससे था, मनी मल्टीप्लायर के ऊपर, कि मनी मल्टीप्लायर जो है वो कैसे इंक्रीज होगा। तो अगेन आपको पता है कि सोल्यूशन तो इसका सी हो गई, बट क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमी पेज 40 और 41 अगर हम ठीक से पढ़ेंगे, यहां पे मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है कि अगर पेज 40 और 41 ध्यान से पढ़ते हैं तो हमारे को समझ आएगा कि ये क्वेश्चन वर्बेटिम मैक्रो इकोनॉमी की 12th क्लास की एनसीईआरटी से निकलता है। मतलब कि कोई खास इस क्वेश्चन में मगजमारी नहीं है और आसानी से अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन था बॉन्ड यील्ड के ऊपर। हमने देखा कि यूएस में बॉन्ड यील्ड बढ़ता जा रहा है और इसका ग्लोबल शेयर मार्केट और ग्लोबल इन्फ्लेशन पे काफी इंपैक्ट पड़ रहा है। एक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व, एक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, इनमें से कौन बॉन्ड यील्ड को इन्फ्लुएंस करता है? भारत सरकार की। यह क्वेश्चन पूरा का पूरा 1 मार्च 2021 के इंडियन एक्सप्रेस से निकलता है। यह एक एक्सप्लेन्ड आर्टिकल है और यहां पे अगर आप ध्यान से लिंक देखोगे, यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द लिंक बिटवीन द यूएस बॉन्ड यील्ड, इंडियन स्टॉक मार्केट, जीडीपी एंड जीवीए ग्रोथ रेट। पूरा का पूरा यहां पे कॉलम में एक्सप्लेन कर रखा है कि इन्फ्लेशन, बॉन्ड यील्ड, जीडीपी, भारत की मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से आपस में लिंक्ड है। पूरा का पूरा एज इट इज क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मिल जाएगा। यहां पे मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है। कहने का मतलब है इकोनॉमी के लिए सबसे 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 बेस्ट सोर्स क्या है? एक, अपनी मैक्रो इकोनॉमी की 12th क्लास की एनसीईआरटी। दूसरा, इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन पेज और बिजनेस पेज पढ़ते रहिए। वहां पे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज, एक्ट्स और लॉस की जो बात होती है, जो टर्म आपको समझ नहीं आ रहा उसे हाथ के हाथ गूगल करिए। विकिपीडिया अवॉइड करेंगे, मेरे को पर्सनली नहीं पसंद, वहां पे जो एक्सप्लेनेशन होती है वो टेक्निकली इनकरेक्ट होती है कई बार, तो विकिपीडिया को मैं सपोर्ट नहीं करता इतना ज्यादा। आपको इन्वेस्टोपीडिया या गूगल पे दूसरी वेबसाइट्स, जहां पे अर्थपीडिया, विकासपीडिया, इन सब वेबसाइट्स पे आपको टर्म्स के अलग अलग मतलब ढूंढने होंगे एंड नोट्स बनाने होंगे। इकोनॉमी पढ़ने का, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने का सबसे आसान तरीका यही है कि रोज 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 एवरी सिंगल डे एक्सप्लेन्ड पेज और बिजनेस पेज इंडियन एक्सप्रेस का पढ़ रहे हैं। उससे जो भी टर्म्स निकल के आती हैं उनका मतलब, उनका इंप्लीमेंटेशन, किस तरीके से हमें उन्हें डेली लाइफ में लगाना है, ये सब अगर आप देखोगे तो इकोनॉमी में आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ऑफ कोर्स टाइम टेकिंग है, लेकिन इसका बेनिफिट जो निकल के आएगा ना, मेंस में आपको क्वालिटी आंसर लिखने में बहुत हेल्प होगी। क्यों? आपको टर्म्स के बारे में पता होगा तो आप अपने आंसर को लेमैन लैंग्वेज से ऊपर ले जाके थोड़ा एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच सकते हो। तो इंडियन एक्सप्रेस का बिजनेस पेज और उसमें दी गई टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज और कॉन्सेप्ट्स को गूगल की सहायता से पढ़ने की कोशिश करिए, उससे आपका काफी फायदा होगा। एक चीज और, अभी तक अगर हम बात करें पॉलिटी की, साइंस टेक की, जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और यहां पे इकोनॉमी की, हमने लक्ष्मीकांत के अलावा एक भी कमर्शियल पब्लिशर या कमर्शियल बुक्स नहीं देखी हैं। मतलब कि यहां पे ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि आपकी प्रिपरेशन जो है, आप में से जो लोग दिल्ली आना, सोर्सेस को, कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी ध्यान में रखते हुए ये पूरी की पूरी सीरीज बनाई गई है कि कम से कम सस्ते से सस्ते रिसोर्सेज में किस तरीके से हमारी तैयारी कंप्लीट हो सकती है अगर हम लग के मेहनत करें तो। राइट, तो सोर्सेज यहां पे वो लिए गए हैं जो आपको कम से कम कॉस्ट पे या फ्री कॉस्ट पे अवेलेबल है। एनसीईआरटी तो सारी भारत सरकार की वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है। अगला सवाल है, इन इंडिया सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यूजुअली रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक, या फिर लेंडिंग टू द गवर्नमेंट। इसमें से कौन सा टर्म जो है एक्यूरेटली इस लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट को एक्सप्लेन करता है? सो आंसर इज बी, ओनली 2। इस क्वेश्चन का जो जवाब है हमारे को क्लास 12th की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब है, पेज नंबर 42 पे मिलेगा कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कब माना आता है? जब सेंट्रल बैंक जो है अलग अलग बॉडीज को तब लोन देता है जब उन्हें कहीं और से लोन नहीं मिलता। अगर हम बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई से बोरो करती है, उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है फिस्कल डेफिसिट फाइनेंसिंग थ्रू सेंट्रल बैंक बोरोइंग या फिर बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये दो टर्मिनोलॉजीज अखबार और एनसीईआरटी में यूज की जाती हैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आरबीआई से पैसा बोरो करती है। तो अगेन, बेसिक इज द मोस्ट एडवांस थिंग। यूजुअली एस्पिरेंट जो है एडवांस पीडीएफ्स और नोट्स के पीछे भागते हैं, लेकिन हम यहां से देख रहे हैं कि किस तरीके से बेसिक चीजें अगर ठीक से करिए तो यहां से वर्बेटिम सवाल निकल रहा है। अगला सवाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर है। दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स। दे वर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अभी देखो, मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था कि आरबीआई के 2 फेवरेट एक्ट्स हैं, आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। यहां से वो प्रूव हो रही है बात जो मैंने आपको बताई थी। थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है?
तो अपने को देखने को मिलता है कि ये सीधा सीधा 4 जून 2021 के इंडियन एक्सप्रेस से वर्बेटिम निकलता है। यहां पे स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये इंडियन एक्सप्रेस का स्क्रीनशॉट है। अगर आपने ये आर्टिकल पढ़ा होता तो ये सवाल आपसे आसानी से निकल जाता। सुनने में लग रहा है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रेगुलेशन, स्टेट बोर्ड वगैरह वगैरह, लेकिन ये आर्टिकल पढ़ के देखो, इंडियन एक्सप्रेस का 4 जून 2021 का हार्डली 5 महीने पुराना अखबार था, उसमें से वर्बेटिम निकलता है। अगला सवाल दोबारा इंडियन एक्सप्रेस से है कि retail investors through demat account can invest in treasury bills and government of India debt bonds in primary market. The negotiation dealing system order matching is a government security trading platform of the RBI. Central Depository Service Limited is jointly promoted by RBI and Bombay Stock Exchange. हमारे को बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था, पूरा का पूरा इंडियन एक्सप्रेस से नहीं निकलता ये। तो देखिए यहां पे अपने को क्या समझ आता है कि 6 फरवरी 2021 का इंडियन एक्सप्रेस और 21 जुलाई 2021 का इंडियन एक्सप्रेस अगर हमने पढ़ा है तो हमारे को ये दो स्टेटमेंट यहां से समझ आएंगी। लेकिन जो ये आखिरी वाली स्टेटमेंट थी, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड, इसका प्रमोटर कौन है, ये तब भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि ये अखबार में नहीं आया। 2 स्टेटमेंट अखबार से निकल जाएंगी, तीसरी स्टेटमेंट फंस जाएगी। तो ये क्वेश्चन अखबार से सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगेन 2 स्टेटमेंट्स का आइडिया भी तभी लगेगा जब अखबार पढ़ा होगा, क्योंकि कोई भी किताब इतनी अपडेटेड नहीं है कि 2021 के करंट अफेयर उस किताब में हो। अभी ये कॉन्सेप्ट आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब है कि ये जो दोनों न्यूज आर्टिकल्स अगर पढ़े होते तो 2 स्टेटमेंट्स का आइडिया आपको ऑफकोर्स मिलता ही मिलता। अगला सवाल दोबारा से इंडियन एक्सप्रेस से कवर होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट द क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन द मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि अगर काला धनराशि जमा कर रहा है कोई तो उसका भारत सरकार के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, ये हमारे को इन वाक्यों में से ढूंढ के निकालना है। इसका अगेन आंसर है डी। मतलब कि भारत सरकार की फिस्कल पोजीशन खराब होती है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, टैक्स पेमेंट कम होती है। 29 दिसंबर 2020 का इंडियन एक्सप्रेस, लिंक ये रहा, स्क्रीनशॉट ये रहा। वर्बेटिम यहां पे दिया हुआ है कि अगर आप टैक्सेस को इवेड कर रहे हो तो इससे क्या हो रहा है कि अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, सरकार की टैक्स कलेक्शन कम हो रही है और फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। मतलब कि जो लोग बोगस इनवॉइस बना रहे हैं जीएसटी का, जीएसटी टाइम पे नहीं कर रहे, इट इज कॉजिंग लॉसेस टू द गवर्नमेंट, सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। वर्बेटिम सवाल उठाया गया इंडियन एक्सप्रेस से, यहां पे स्क्रीनशॉट आपके सामने है। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स एंड नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, इसमें से कौन सा एफडीआई के अंदर कवर किया जाता है? यह सवाल ना तो किसी एनसीईआरटी से निकलता, ना ही ये कोई बुक से निकलता, ना ही ये इंडियन एक्सप्रेस से निकलता, ये कहीं से नहीं निकलेगा। ये सिर्फ निकलेगा पीआईबी से, और पीआईबी से भी डायरेक्टली नहीं निकल रहा, पीआईबी में भी काफी डिग करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, तो जाके ये सवाल निकलेगा। इतना डिग करना पॉसिबल नहीं है। एक सवाल के लिए 2 नंबर के इतने घंटों पढ़ना एक ही टॉपिक थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है। तो इन एनी केस मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको इस टाइप के सवाल जो हैं मिले तो आप इन्हें छोड़ दो, तो वही बेहतर रहेगा। खैर, मैं आपको बताता हूं कि यह सवाल कहां से बन रहा था। 31 दिसंबर 2020 को पीआईबी पे, यहां पे हमारे को ये न्यूज आर्टिकल है पीआईबी का, उसमें एक न्यूज आर्टिकल था पीआईबी का आर्टिकल, उसके अंदर ये लिखा हुआ था इशू ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड डिपॉजिटरी रिसिट्स। मतलब कि ये जो न्यूज आर्टिकल है इसके अंदर एफडीआई पॉलिसी का लिंक था। सरकार ने बोल रखा था कि अगर आपको एफडीआई पॉलिसी पढ़नी है तो इस लिंक पे क्लिक करो। वो लिंक मैंने नीचे चिपका दिया इधर। इस लिंक पे अगर क्लिक करेंगे तो अपने को एफडीआई पॉलिसी मिलेगी। 100-150 पेजों का डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट में ये एक स्क्रीनशॉट है, इशू ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड डिपॉजिटरी रिसिट्स, इनको एफडीआई माना आता है। ये किसका है? एफडीआई पॉलिसी 2020, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वेबसाइट पे। कहने का मतलब है पीआईबी में भी 2-3 लिंक खोलोगे तो जाके आपको ये पता चलेगा कि एफडीआई में क्या क्या कवर होता है, क्या क्या नहीं, और उसमें भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो इन एनी केस नो नीड टू डू पीएचडी ऑन एफडीआई। इस टाइप के सवाल अगर आते हैं तो आप उन्हें छोड़ दीजिए, आपके कॉस्ट बेनिफिट के खिलाफ है। लेकिन एक समझने वाली बात यह है कि अभी तक हमने कोई भी कमर्शियल बुक की, कमर्शियल सोर्स की बात नहीं करी है। यूजुअली मैं देखता हूं कि एस्पिरेंट्स जो हैं वो कमर्शियल बुक्स और सोर्सेज के पीछे ज़्यादा भागते हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोस्टली सवाल एनसीईआरटी, अखबार और अपने पीआईबी वगैरह से निकलते हैं। अगला सवाल एक और 12वीं क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी से। द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इट नेसेसरली इंप्रूव्स द कंपेटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन द फॉरेन मार्केट, इंक्रीजेस द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड इंप्रूव्स द ट्रेड बैलेंस। इस क्वेश्चन का जवाब है ए। पेज नंबर 91, 92 और 94 पे ये 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमी की एनसीईआरटी है, उसके यहाँ पे 3 स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं। इनमें
दिया हुआ है कि करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज और एक्सपोर्ट्स किस तरीके से इंपैक्ट होते हैं। मतलब कि दिस इंक्रीजेस इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड हेंस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में इंक्रीज। Whether it actually increases depends on the number of factors. In a fixed exchange rate system, when some government action increases and so on. यहां पे पूरी की पूरी थ्योरी लिखी हुई है एनसीईआरटी से, वर्बटिम सवाल। एक और सवाल 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमी की एनसीईआरटी से। मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है, वो भी हायर क्लास एनसीईआरटी। ये चौथा वीडियो है इस प्लेलिस्ट में, और हर वीडियो में सेम बात मैं बोलते हुए आया हूं कि एनसीईआरटी हायर क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट है। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, demand pull inflation can be caused increased by which of the following? Expansionary policy, fiscal stimulus, inflation indexing wages, higher purchasing power, rising interest rate। इसमें से क्या डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट करता है? पेज नंबर 43, पेज नंबर 68, पेज नंबर 79 पे क्लास 12th एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमी तीनों स्क्रीनशॉट्स यहां पे चिपके हुए हैं। आपको सीधा सीधा समझ आ जाएगा कि किस तरीके से डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो बनती है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट किस तरीके से जो है इंपैक्ट होता है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, सरकार का फिस्कल डेफिसिट किस तरीके से इन्फ्लेशन को इंपैक्ट करता है। सारी बातें आपको इस पर्टिकुलर पेज पे मिलेंगी। अगला सवाल इंडियन एक्सप्रेस से, विद रेफरेंस टू द कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज। All casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment. The government can by a notification specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सुनने में ये सवाल काफी मुश्किल लगता है। इंडियन एक्सप्रेस में 2018 का एक लिंक है लेबर के ऊपर, 2019 का एक लिंक है लेबर के ऊपर, और 2020 का एक लिंक है लेबर के ऊपर। इन तीनों आर्टिकल्स में ये तीनों स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। अगेन, इस टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ना बेहतर रहेगा, क्योंकि आप में से जो लोग 22, 23, 24 की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए 2-2, 3-3 साल का अखबार पढ़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। और आप यहां पे देखो, यूपीएससी ने 3 साल पुराने अखबार से भी सवाल पूछा है। कहने का मतलब है जितना कवर कर पाओ उतना बेटर है। आप में से जो लोग 23 और 24 की तैयारी कर रहे हैं, उनको न्यूज़पेपर अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। ऐसा यूपीएससी का ट्रेंड हमारे को दिखाता है। जो लोग 2022 की तैयारी कर रहे हैं, उनको अखबार स्किप नहीं करना है। और अगर पीछे का अखबार आपका छूटा है, उसका इलाज क्या है वो आने वाले वीडियोज में मैं बताऊंगा। अगला सवाल अगेन इंडियन एक्सप्रेस से सीधा सॉल्व होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज द मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम पे इनमें से कौन सा स्टेप लिया जाना चाहिए? 11 जनवरी 2021, 9 महीने पुराना इंडियन एक्सप्रेस, उसका ये रहा लिंक। और यहां पे सीधा सीधा हमारे को दिया हुआ है कि रिसेशन के टाइम पे सरकार क्या करती है। सरकार जो है टैक्स रेट कम करती है, डिमांड बढ़ाने की कोशिश करती है। सारी बातें इधर लिखी हुई है। हायर स्पेंडिंग कैन रिवाइव डिमांड एंड रिस्टोर स्टेबिलिटी। वर्बटिम सवाल है, मतलब खुद से दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ एक बार ही पढ़ना है इसे। एनसीईआरटी न्यूज़पेपर, एनसीईआरटी न्यूज़पेपर, एनसीईआरटी न्यूज़पेपर, इसके अलावा किसी भी कमर्शियल सोर्स की अभी तक बात नहीं करी गई है। एक और सवाल इंडियन एक्सप्रेस से निकलता है कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक, बोरिंग फ्रॉम द बैंक्स, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी। इसमें से क्या सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी रहेगा? अगेन 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 27 जून 2021 का इंडियन एक्सप्रेस, मतलब कि 5 महीने पुराना इंडियन एक्सप्रेस। और यहां पे सीधा सीधा दिया हुआ है कि क्यों नए नोट छापने से प्रिंटिंग मनी कैन लीड टू इन्फ्लेशन। मतलब कि आंसर होगा डी, नया पैसा छापने से इन्फ्लेशन बनेगी। सीधा सीधा इंडियन एक्सप्रेस में दिया हुआ है। इससे ज्यादा और क्या ही सिंप्लीफाइड सोर्स पॉसिबल है कि सिर्फ अखबार एनसीईआरटी पढ़ लो तो आपके आधे सवाल तो ऐसे ही निकल रहे हैं। अगेन एनसीईआरटी का सवाल, 12th क्लास एनसीईआरटी, मतलब एक बात रिपीट कर करके थक गया हूं मैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज्ड? मार्केट डिमांड्स फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ prices of its substitute increases, prices of its complement increases, the good is an inferior good, its price falls। ये सारी की सारी डेफिनेशंस कहां दी हुई हैं? पेज नंबर चैप्टर 2 में, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, क्लास 12th एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमी। इस चैप्टर में सारी की सारी डेफिनेशंस की कौन सा इंफीरियर गुड होता है, कौन सा गिफन गुड होता है, और ये सारी बातें एनसीईआरटी में दी हुई हैं। सिर्फ आपको एनसीईआरटी एक बारी खोल के पढ़नी थी। माइक्रो इकोनॉमी का सवाल है ये, तो मतलब कि अपने को 12th क्लास की और बाकी सारी क्लासेस की, माइक्रो और मैक्रो दोनों ही क्लासेस की एनसीईआरटी पढ़नी है। मतलब कि सोर्सेस क्या बनेंगे अभी देखते हैं आगे। उससे पहले मेंस के कुछ सवाल देखते हैं। एक्सप्लेन इंट्रा जनरेशन एंड इंटर जनरेशनल इश्यूज ऑफ इक्विटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
किस तरीके से भारत सरकार इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, किस तरीके से भारत सरकार ये पूरी की पूरी ग्रोथ प्रमोट कर रही है, ये हमारे को कहां से देखने को मिलेगा, इस पर्टिकुलर इंडियन एक्सप्रेस और योजना से। योजना में कई सारे आर्टिकल्स आते हैं सोशल वेलफेयर को लेके, सरकार की वेलफेयर पॉलिसीज को लेके, सोशलिस्टिक एटीट्यूड को लेके। अखबार में टाइम टू टाइम स्कीम्स और ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। पोटेंशियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट अखबार में कई बार मेंशन हुआ है, अगेन किसी बुक में, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। इसके अलावा कैपिटल फॉर्मेशन, कंसेशन अग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, जितने भी हम अग्रीमेंट्स वगैरह साइन करते हैं और ये सारी बातें, आरसेप हो गया, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हो गया, यहां पे उससे लिंकेज करनी है। और उसके अलावा जीएसटी कॉम्पनसेशन के बारे में रोज कोई ना कोई एक्सप्लेन या एडिटोरियल आया इंडियन एक्सप्रेस में, जब बीच में जीएसटी काउंसिल की कई सारी मीटिंग्स हुई थी, कब, जब ये तय नहीं हो पा रहा था कि स्टेट्स को किस तरीके से जीएसटी का कंपनसेशन दिया जाएगा। अगर हम 2021 के प्रीलिम्स के सोर्सेज देखें तो 7 सवाल हमारे इंडियन एक्सप्रेस से निकलते हैं, अखबार से। 5 सवाल 12th क्लास की एनसीईआरटी से निकलते हैं, वर्बेटिम सवाल जिनका स्क्रीनशॉट दिखाया, एक बाहर से आता है और एक पीआईबी से आता है। प्री मेंस इंटरव्यू की अगर बात करते हैं तो 6 से 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है इकोनॉमी की, रिवर्स ऑर्डर में। पहले हायर क्लास की पढ़नी है और फिर छोटी क्लास की पढ़नी है। 9th-10th क्लास की इकोनॉमी पढ़ के अपने आप को चैंपियन समझ लेना गलत होगा। तो पहले हायर क्लास एनसीईआरटी पढ़िए 11th-12th की, और उसके बाद 10th, 9th, 8th, 7th, 6th, लाइक दैट। माइक्रो और मैक्रो दोनों ही आपको पढ़नी है। इंडियन एक्सप्रेस अगर आप स्किप कर रहे हो तो अपने रिस्क पे स्किप करोगे। यहां पे इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज और छोटी छोटी बातें हैं जो सिर्फ अखबार में मिलेंगी और किसी कंपाइलेशन में नहीं मिलेंगी। वो बात अलग है कि हम खींच के उसे कंपाइलेशन का पार्ट दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, लेकिन वर्बेटिम चीजें सिर्फ अखबार में मिलेंगी, कंपाइलेशन में नहीं मिलेंगी। बजट इकोनॉमिक सर्वे से कोई सवाल नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो पढ़ना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये जो सारे के सारे हमने मेंस के सवाल देखे, सोशल वेलफेयर का, इक्विटी का, प्लानिंग का, इन्वेस्टमेंट का, ये कॉन्सेप्ट डिटेल में, इनकी थ्योरी, इनके फैक्ट्स, इनका डेटा बजट इकोनॉमिक सर्वे में डिटेल में मिलता है। कौन सी स्कीम आ रही है किस सेक्टर के लिए, ये सारी की सारी बातें हमारे को सिर्फ बजट इकोनॉमिक सर्वे में मिलती हैं। इसके अलावा योजना में अलग अलग एडिशंस जो आते हैं उनके बारे में काफी बात करी होती है, तो योजना आपको स्किप नहीं करनी है। 1.5 से 2 साल की योजना पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो यह है इकोनॉमी की पूरी स्ट्रैटेजी प्री और मेंस के लिए। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मधुत गुप्ता, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है। लेट्स क्रैक इट।